नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं, जो कि आप सभी को एक न्यू प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, जिसमें हम सभी सामाजिक विज्ञान और हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर दिया जा रहा है। इसमें वही प्रश्न मेंशन किया गया है जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा। ठीक है, तो हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से आप सभी समझिएगा और इसी क्लास में सारा प्रश्न आपको याद करवा देंगे और हर प्रश्न से संबंधित आपको एक्स्ट्रा चीजें भी देंगे, ताकि अगर आयोग आसपास से क्वेश्चन पूछे तो आराम से आप प्रश्न को हैंडल करके बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। बात समझे। और इससे पहले जो 2 क्लास हुआ था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी जाके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। सभी एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास करते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए आप भूल जाते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, अपना प्यार जरूर दिया कीजिए। आप सभी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कहने का बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। जब आप डीएलएड का पेपर दिए होंगे, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होंगे, तो वहां पर देखिएगा ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आप हमको बताइएगा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है। तो ध्यान से आप सभी समझिएगा हर चीज को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस 16वां था, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, बता सकते हैं आप सभी। तो ये आपका 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा निरंकुश राजतंत्र का अंत करना प्लस में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो फ्रांस का जो सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था ये कितने वर्गों में बांटित किया गया था। तो ये आपका 3 वर्ग में था। कितने वर्गों में, 3 वर्ग में था। यानी कि इसमें पहला वर्ग अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर पहला वर्ग देखा जाए तो पहला वर्ग में आपका पादरी आता था। ठीक है, क्या आता था, पादरी। और दूसरा वर्ग में अगर देखा जाए, इसमें दूसरा वर्ग, तो दूसरा वर्ग में जो आता था वो आपका कुलीन वर्ग आता था। ठीक है, कौन सा वर्ग आता था, कुलीन आता था। और वहीं तीसरा की अगर बात किया जाए तो तीसरा में कौन सा आता था, आम जनता, याद रखिएगा आप सभी, आम जनता आता था। और जितना भी कर देना पड़ता था ना, वो आम जनता को ही कर का भुगतान करना पड़ता था। ये दोनों फ्री फोक्टी में रहता था, इसको कर नहीं देना पड़ता था, जबकि पूरा कर जो देता था वो आम जनता। आम जनता में जैसे कह सकते किसान हो गया, मजदूर हो गया, व्यापारी हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तिल जेल का पतन कब हुआ था, यानी कि वास्तिल का पतन कब हुआ था। तो ये भी आपका 1789 में ही हुआ था। जो वास्तिल का जेल तोड़ा गया था उसके बाद ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होता है। कब तोड़ा गया था, 14 जुलाई को। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, इतना सा फैक्ट को याद रहेगा आप सभी को, और इसी के आसपास से आपके पेपर में प्रश्न आने की प्रबल संभावना होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, लुईस 16वां को फांसी कब दिया गया था, तो ये भी एक फैक्ट को याद रख सकते हैं कि इसे फांसी जो दिया गया था, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो फांसी इसको 1793 में दिया गया था, 1793 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। जितना फैक्ट बताए हैं उसे याद जरूर रखिएगा आप सभी। देखिए राइबोसोम की अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र स्थल है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए राइबोसोम जो होता है वो आपका कोशिका में ही पाया जाता है। देखिए कोशिका में एक चीज होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, इसी पे राइबोसोम पाया जाता है। बात समझे आप सभी। तो ये काम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। अच्छा, इससे पहले आप सभी से कल के सेशन में हम पूछे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। या क्वेश्चन ये था कि पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे से हम पूछे थे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे बताए थे कि सर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा कि
आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गिरी, पावर हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और राइबोसोम जो होता है यह आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सबसे पहले यह समझिए कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब वो होता है जो अपने आप हुआ है, जैसे समंदर जो है, ठीक है, वो क्या है, एक आपका प्राकृतिक है। जैसे जो जंगल होता है, ठीक है, वो क्या है, प्राकृतिक है, बात समझे। नदी जो होता है वो भी आपका प्राकृतिक होता है। जबकि अगर एक पोखर की बात किया जाए, तो ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम होता है। एक बागान की बात किया जाए या आम का बगीचा की बात किया जाए तो ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम होता है। जबकि जंगल जो होता है वो आपका प्राकृतिक होता है, बात समझे। तो यहां पर वन जो है ये आपका प्राकृतिक है, नदियां जो है ये आपका प्राकृतिक है, मिट्टी जो है ये प्राकृतिक है। क्या मानव के द्वारा बनाया गया है? नहीं, प्राकृतिक अपने आप होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि नगर जो होता है, नगर ये मानव के द्वारा बसाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नगर। ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है जो मानवों ने बनाया है, बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नवीकरण ऊर्जा के बारे में, तो आपसे हमको यह बताइएगा कि नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। बहुत सारे बच्चे कल के सेशन में तो बताए थे, आज भी आपसे बताइएगा कि नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, बता सकते हैं आप सभी? चलिए बताइएगा, फिर कल के सेशन में आपको हम समझा देंगे। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी होता है? देखिए, जो आपका नवीकरण, अनवीकरण, गैर परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो कल के सेशन में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आप हमको बताइएगा कि नवीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। हमारे लिए कौन सी हवा जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए, याद रखिएगा आप सभी, हमारे लिए ऑक्सीजन, जबकि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या करते हैं? छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चलिए बताइए आप सभी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क याद रख सकते हैं। पूछा नहीं गया है पर पूछ लेगा कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो बास्तिल जेल का पतन, याद रखिएगा आप सभी, जो बास्तिल जेल का पतन हुआ था यही इसका मुख्य तात्कालिक कारण था। बास्तिल जेल को तोड़ा गया था कब? आपको बताए थे 1789 ईस्वी में। डेट क्या था? 14 जुलाई को। और इसी दिन क्या मनाते हैं? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बात समझे। यहीं से क्रांतिक औपचारिक की शुरुआत माना जाता है। इतना सा फैक्ट याद रहेगा आप सभी को, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति से संबंधित। अच्छा, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। इसके अलावा आप सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दिए हैं, तो जाके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही टेस्ट सीरीज को लॉन्च किए हैं, ठीक है। फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज देंगे आपको 120 क्वेश्चन का, जैसे कि मैथ का हो गया आपका, उसके बाद इंग्लिश का हो गया, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान का हो गया, यानी कि सोशल साइंस, और उसके बाद हिंदी का हो गया। तो ये सभी का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो कल ही लॉन्च किए हुए हैं, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसको क्लास करना होगा क्लास कर सकते हैं। सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। अधिकतम सदस्य की संख्या की बात किया जाए तो 250 होगा, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट अगर बात किया जाए तो 238 जो होता है ये आपका क्या होता है? निर्वाचित होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? निर्वाचित होता है। और 12 जो होता है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र में जो विख्यात रहता है उसी को कह सकते हैं कि मनोनीत करता है 12 को, और 238 डायरेक्ट निर्वाचित होता है, बात समझे। वर्तमान में अभी राज्यसभा में कितने सीट हैं या कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, बात समझे। अच्छा, अगर लोकसभा की बात किया जाए तो इसमें अधिकतम सीट कितना है? तो अधिकतम सीट अभी 550 है, याद रखिएगा आप सभी, कितना? 550। पहले 2020 के पहले कितना हुआ करता था? 552 हुआ करता था, कितना? 552 हुआ करता था। बट 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को 2020 में समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी कितना है? 550 है। अच्छा, वर्तमान में कितना है, किसी को पता है? 543 है, याद रखिएगा वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी।
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। देखिए अगर WTO की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? आपका जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषवांगी मिश्रण का पहचान कीजिए। देखिए अगर विषवांगी मिश्रण जो आराम से उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मृदा। मृदा जो है ये विषवांगी मिश्रण का उदाहरण है, जबकि ये सभी समांगी मिश्रण है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझिए कि पानी प्लस में चीनी का घोल, ये क्या है? ये समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि चीनी को पानी में घोल देंगे तो पता नहीं चलेगा, ये समांगी मिश्रण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। देखिए अगर लेक्टोमीटर की बात किया जाए तो इससे हम दूध की शुद्धता को मापते हैं कि दूध में कितना पानी मिलावट किया गया है या नहीं। अगर तरल के घनत्व की बात किया जाए तो ये आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जो तरल का घनत्व होता है ना, इसको किससे मापते हैं? तो इसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप को। स्फेग्मोमेनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है। देखिए 52वां संविधान सबसे पहले ये कब हुआ था? ये समझिए 85 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। बात समझे। और इसमें दल बदल कानून लागू किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो अनुसूची 10 जो देखते हैं आप सभी, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 10 जो देखते हैं, ये दल बदल कानून से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आपसे बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोनों हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। हवा के बुलबुले डैश के कारण पानी में चमकते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा, याद रखिएगा आप सभी। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। देखिए रेगिस्तान क्षेत्र में मृग तृष्णा का चमकना, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आप सभी ऑप्टिकल फाइबर जो देखते हैं वो भी कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हीरा जो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जगमगाता है। जवाहरलाल नेहरू कृति की आत्मकथा कौन सी है? देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी आत्मकथा ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू की है। भारत की खोज, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को मानसूनी वन कहा जाता है? तो देखिए मानसूनी वन जो होता है ये पर्णपाती वन होता है, ये आपका मानसूनी वन होता है और ये मानसून पर निर्भर करता है। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा फास्ट में कीजिएगा। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ पे? ढाका में, याद रखिएगा। ढाका आपका बांग्लादेश की राजधानी है और इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, याद रखिएगा आप सभी। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, सलीमुल्लाह खां। अगला है, एक उपकरण जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। यहाँ समझिएगा, यांत्रिकी ऊर्जा को, यांत्रिकी मतलब घूमना और इसको विद्युत प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी चीज घूमेगा उसके बाद विद्युत प्रोवाइड करेगा, यांत्रिकी करेगा, ठीक है। तो ये सुविधा जनरेटर में होता है जिसे जनित्र कहा जाता है। कभी शादी ब्याह में आप सभी देखे होंगे जनरेटर को, ठीक है। तो उसमें आगे में एक डायनेमो लगा रहता है और पीछे में इंजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा करंट पास किया जाता है। तो सबसे पहले जनरेटर क्या करता है? ये डायनेमो को घुमाता है, उसके बाद बिजली पैदा होता है। बात समझिए। और वहीं अगर बात किया जाए कि मोटर जो कार्य करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है। तो ये कौन बताता है? गुरुत्वाकर्षण नियम, याद रखिएगा आप सभी। कौन बताता है? गुरुत्वाकर्षण नियम ही बताता है। और इसी के कारण, याद रखिएगा आप सभी, चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? जो सरकार का है, और निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य करता है, इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा।
एक होता है समाजवादी, जैसे कि रूस की अर्थव्यवस्था जो है ये समाजवादी है, जिसपे सरकार ही सिर्फ काम करता है, प्राइवेट कंपनी का दबदबा नहीं है, सिर्फ सरकार ही जो भी करेगा वो सरकार ही करेगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। एक होता है पूंजीवादी, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि अमेरिका यानी कि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी है। इसमें सरकार का कोई भी दायित्व नहीं होता है, इसमें कह सकते प्राइवेट कंपनी ही ज़्यादा कार्य करता है। इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, सरकार कुछ भी नहीं करता है। जबकि भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा गया है, जिसमें कि सरकार भी काम करेगा, निजी क्षेत्र भी काम करेगा। जैसे कि आपसे टेलीकॉम इंडस्ट्री को ले लीजिए, जिसमें कि कह सकते हैं कि सरकार का बीएसएनएल हो गया और वहीं प्राइवेट का क्या हो गया, जियो या एयरटेल हो गया, दोनों मिलकर कार्य कर रहा है ना, बिल्कुल, तो उसी को कहा जाता है। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा। प्रकाशन 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कोयला गैस का मिश्रण है। तो देखिए अगर कोयला मिश्रण की बात किया जाए तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, CH4 + CO + H2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आसान प्रश्न है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। इंग्लैंड से ली गई है, ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ की बात, सॉरी इंग्लैंड नहीं, रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मी में सबसे पहला मानसून आता है। अगर गर्मी की बात किया जाए तो ये आपका दक्षिणी भारत है और इसी क्षेत्र से सबसे पहला मानसून आएगा अरब खाड़ी से, याद रखिएगा आप सभी, अरब खाड़ी से सबसे पहला मानसून आएगा। तो ये मानसून, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी तट कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र से होता है पूरे भारत में, पश्चिमी वाला वर्षा से। उत्तर भारत में वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ से। जंतु से प्राप्त रेशे उदाहरण है। तो देखिए जंतु से प्राप्त रेशे जो हो जाएगा वो आपका रेशम होगा, याद रखिएगा आप सभी। जबकि पौधे से प्राप्त रेशा कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कपास हो जाएगा और जूट हो जाएगा, ये पौधे से प्राप्त होता है, बात समझे। जबकि कृत्रिम रेशा कौन कौन सा हो जाएगा, नायलॉन और पॉलिस्टर, ये सभी आपका क्या है, कृत्रिम है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, बात समझे। जबकि जंतु से रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूरेनियम कहाँ नहीं पाया जाता है। देखिए यूरेनियम का एक प्रमुख खदान है जादूगोड़ा का खान, याद रखिएगा आप सभी। तो यूरेनियम जो है कुल्लू घाटी में नहीं पाया जाता है, तो ये वाला आपका सही आंसर होगा। जबकि झारखंड में, गढ़वाल उत्तराखंड में, मेघालय क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, बात समझे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि प्रसिद्ध खान की बात किया जाए तो आपका जादूगोड़ा का खान झारखंड में है। किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है हमें। तो देखिए जब भी रंग की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है, प्रकाश का परिकिरणन। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर रंग की बात किया जाए तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही होता है, याद रखेंगे आप सभी, बात समझिए। आवर्तन के कारण क्या होता है, जैसे कह सकते हैं कि एक गिलास में पानी आप धरे हुए और इसमें एक चम्मच दे दिए ना, ये आप दूर से देखिएगा तो ये आपको टेढ़ा दिखाई देगा, ये आवर्तन का कारण है। मान लीजिए एक गिलास था, इसमें पानी भरा हुआ था और सिक्का इसमें डाल दिए, तो सिक्का जो है ना जिस वास्तविक जगह रहेगा उससे थोड़ा आपको ऊपर उठ के दिखाई देगा, ये भी आपका आवर्तन का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न काल में प्रश्न किससे पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न काल का समय होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा मंत्री से और गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें प्रश्नकाल के समय में। इस समय ब्रेक वाला समय होता है प्रश्नकाल का, समझ रहे बात को। संसद में प्रतिदिन पहला घंटा ही प्रश्नकाल कहलाता है। चलिए अगला है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। देखिए सभी 28 राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। कितने राज्य में है, मात्र 6 राज्य में है। 6 राज्य कौन कौन सा है आपको पता है। 6 राज्य में आपका पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद आप याद रखिएगा कर्नाटक याद रखिएगा, उसके बाद आप महाराष्ट्र याद रखिएगा, उसके बाद आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद याद रखिएगा आपसे तेलंगाना, उसके बाद याद रखिएगा आपसे भी यूपी, याद रखिएगा। कुल 6 ऐसा राज्य है जहां पर कह सकते हैं कि क्या है आप सभी का, क्या है यहाँ पर विधान परिषद है, याद रखिएगा। सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्य में ही है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। यहाँ जीडीपी की बात किया गया है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में
सबसे कम योगदान देखने के लिए मिलता है। और प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें कह सकते हैं जो कृषि से संबंधित क्षेत्र होता है ना, वही आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कितना प्रतिशत योगदान है? 18 से 19%। द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें लगभग जो है कि 30 से 32% का योगदान है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जितने भी आपसी कारखाने देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कृषि किए हम, कृषि में हम क्या उत्पन्न किए? गन्ना को, ठीक है, और वो गन्ना उत्पन्न करके काट के हम जो मिल लेके गए, वो मिल आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, उससे गुड़ बना के मार्केट में बेच दिए, ठीक है, तो वो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो तीसरा क्षेत्र की बात किया जाए तो तीसरा क्षेत्र में प्रमुख जैसे कि बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ठीक है, ये सभी आपका तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे शिक्षा तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें योगदान लगभग कह सकते हैं कि 52% के अप्रॉक्स में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में सैमन कमीशन किस वर्ष आया था? देखिए, बना था 1927 में, बट भारत आया था 1928 में, जिसमें एक भी भारतीय नहीं रहने के कारण इसका विरोध किया गया था। तो 28 इसका राइट आंसर होगा। सैमन गो का नारा दिया गया था। अगला है, शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। देखिए, कोशिका की बात किया जाए तो ये कोशिका है, इसके अंदर में एक केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं या कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है। इसी में आप सभी का लाइसोसोम होता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि दो प्रकार का, एक चिकनी सतह वाला, एक खुरदरी सतह वाला होता है। खुरदरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसी के अंदर द्रव पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, कोशिका द्रव, बात समझे। तारक काय भी इसी में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, रेटिना, आंख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंख का रेटिना। ऑप्शन नंबर डी क्या कहा गया? शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिका जो है ये आपका आंख की रेटिना में पाया जाता है, जिसमें कह सकते हैं जो शलाका होता है ना, जिसे हम सभी रेड सेल कहते हैं, ये रात्रि में देखने के लिए जो कह सकते हैं उपयोग होता है। और रेड सेल सबसे अधिक किसमें होता है पता है आप सभी को? वो आपका उल्लू में होता है, यानी कि शलाका, क्योंकि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। और शंकु की बात किया जाए जिसे कौन सेल कहा जाता है, ये रंगीन दृष्टि के लिए होता है। चलिए अगला है, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, अगर स्वर्ण क्रांति की बात किया जाए तो ये आपका बागवानी से संबंधित हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, स्वर्ण क्रांति, जैसे कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति जो होता है ना, ये किससे है? तो ये आपका दूध उत्पादन से है। उसी प्रकार से मछली उत्पादन से कौन सा क्रांति है पता है आप सभी को? मछली की बात किया जाए या मत्स्य की बात किया जाए तो नीली क्रांति हो जाएगा, पता है आप सभी को, नीली क्रांति। अगर वही बात किया जाए कि अनाज के उत्पादन से, अनाज के उत्पादन से हरित क्रांति हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक शक्तिशाली संस्था है, पता है, यहाँ पर किसी का भी दबदबा नहीं चलता है, इसी का दबदबा चलता है। बात समझिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किसी के अंदर भी काम नहीं करता है, ये खुद ही स्वतंत्र संस्था है, अपने आप में मजबूत है। ठीक है, तो सबसे मजबूत देश कौन सा है पूरे विश्व में? अमेरिका। ध्यान दीजिएगा आप सभी, सबसे शक्तिशाली यहीं से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ अगर अफ्रीका से बात किया जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन से एकल सदनीय, उसके बाद संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री डैश थे? लियाकत अली खां पहले प्रधानमंत्री थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत का है? देखिए, अनवीकरणीय की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि जैसे कोयला भविष्य में खत्म होने वाला, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जिसमें कि डीजल हो गया या कह सकते हैं कि पेट्रोल हो गया, ये सभी आपका क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है और भविष्य में खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर बात किया जाए कि बताइए नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, तब आप क्या कह सकते हैं कि भैया नवीकरणीय ऊर्जा होगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा। देखिए, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ सकता है। ये सभी कभी भविष्य में खत्म नहीं होगा, प्लस में ये प्रदूषण नहीं करता है, बात समझे। तो इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस हो जाएगा, जबकि ये सभी क्या है? ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है, बात समझे। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, जो अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन वन किस महाद्वीप में है?
देखिए अमेजन जंगल की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा जंगल है, यहीं पर एक अमेजन नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है और ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए भगवान बुद्ध की अगर बात किया जाए कि इसका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। बौद्ध गया में क्या हुआ था, इसको ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा आपसे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बौद्ध गया में। पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था, बात समझे। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगीर में किया गया था। दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। कहाँ हुआ था तीसरा वाला, वैशाली में, कालाशोक के समय में। और तीसरा की अगर बात किया जाए तो तीसरा जो हुआ था ये आपका अशोक के समय में हुआ था, 255 या 250 में हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। और चौथी की बात किया जाए तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग के लिए कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें भी कह सकते हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत मिलने के बाद इसको कह सकते हैं कि हटाया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जैसे कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पहले दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास करना होगा, ठीक है, बहुमत लेना होगा, उसके बाद ही जाके हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। अगला है डेंगू डैश के कारण होता है। तो देखिए डेंगू एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में 40 है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था और यह हुआ था 1856 में किया गया था। चलिए पूर्वी पश्चिमी गलियार किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए अगर पूर्वी पश्चिमी गलियार की बात किया जाए तो ये आपका गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है। यह स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा, बात समझे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यहां पर देखिए निजवाचक की बात किया गया है, यानी कि निजी चीज का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। आप भला तो जग भला, ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ आप शब्द देख रहे हैं ना, ये आप अपने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप भला तो जग भला, ठीक है। ये मेरी निजी पुस्तक है, ये आपका गलत होगा, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, बात समझे। ये मेरी निजी पुस्तक है, यानी कि यहाँ पर अधिकार की बात किया गया है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कह सकते हैं कि निर्धन अर्थक होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, बाकी बात ये सभी गलत है। विसर्ग संधि का प्रयोग होगा इसमें, तो डायरेक्ट याद रखिएगा आपसे। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए भाववाचक संज्ञा यहां पर बनाइए। भाववाचक क्या होगा, लड़कपन, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ाड़ी भाववाचक संज्ञा है, जो अदृश्य होता है। खुशी भाववाचक संज्ञा है, बात समझे। चलिए अगला है निर्वासित में प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। निर्वासित इत प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो महाधन इस होगा, क्या हो जाएगा, महाधन इस महेश होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जहां पर भी किसी का नाम हो जाएगा या स्थान का बोध कराता हो। गाय जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, आम जातिवाचक है, क्योंकि आम का नाम ले ले तो हर आम आ गया, चाहे वो आपका नेंगड़ा हो, लुल्ला हो, बैला हो, ठीक है, चाहे वो आपका फजली हो या मैंगो जलदारू हो, सब आपका आम की कैटेगरी में आ गया। वही अगर सिर्फ एक आम का नाम लेते जलदारू, ठीक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे यमुना, ये व्यक्तिवाचक है, बट अगर सिर्फ नदी की बात करते तो यह जातिवाचक होता, क्योंकि नदी में आप सभी कह सकते हैं कि पूरे नदी समूह को बताने लगेगा, फिर तो वह जातिवाचक होगा। चले अगला क्वेश्चन है कि सभी भारतीय गीता के महत्व से परिचित हैं।
तो जो यहाँ पर आप महत्व में देख रहे हैं, ये इसका सही क्या होगा, सही वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन में बी वाला सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम सभी महानता के नाम से जानते हैं, यानी कि सभी भारतीय गीता की महानता से परिचित है। तो ये वाला सही, सॉरी ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन में बी वाला। चलिए अगला है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आपको बताया कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है, जबकि उपसर्ग आगे लगता है। तो अगर अनुज की बात किया जाए तो यहाँ अनुजा इसको कर सकते हैं, हम सभी क्या कर सकते हैं, अनुजा कर सकते हैं। तो ये आपका आ यहाँ पर प्रत्यय हम सभी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कह सकते हैं चतुर होना, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, या चालाक होना। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए अपादान कारक की बात किया जाए, जहां जुदाई की बात हो जाए, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो से इसका क्या है, कारक विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, यह अपादान कारक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अपादान कारक है। अगला है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन और संबंध और अधिकरण हो जाएगा। अगला है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रतिधन उपकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। याद देखिए अपकार भी दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 53 प्रश्न कंप्लीट करवाएं, जो अति महत्वपूर्ण था, जिसमें कि जीके जीएस हिंदी का बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है। तो आप सभी इसे प्रॉपर याद जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर PDF इसका दे दीजिए। तो देखिए 3 क्लास आपका हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का PDF हम टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी।